नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। दिस इज पुलकित शर्मा। जैसा कि हमने कल यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट सेकंड पढ़ा था, जिसमें हमने डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था और उसके फॉर्मूलाज के बारे में हमने जाना था। तो हमने डायमेंशन के फॉर्मूलाज कवर किए थे और डायमेंशन के फॉर्मूला हमने निकाले थे, ऐसा यूनिट्स कवर की थी और हमने उसकी विमाओं के बारे में हमने विमाएं निकाली थी, मतलब एमएलटीज उसकी फाइंड करी थी। तो हमें पता लगा था कि फोर्स के लिए, वर्क के लिए, एनर्जी के लिए हमने सब ये एमएलटीज की फाइंड करी थी। कुछ एमएलटी मैंने आपको घर पे वर्क करने के लिए दी थी, जो कि ये 5 या 4 जो भी हैं एमएलटी आपको घर करने को दी थी। तो मैं होपफुली शायद आपने कर ली होंगी, पर मैं एक बार इसको वापस रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ आ जाएं और आपको ये जो आप है इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। तो सबसे पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स आपको समझ आएगा, सॉरी ग्रेविटेशन कांस्टेंट आपको समझ आएगा कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब होता है कोई चीज स्थिर, मतलब जैसे बोला 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या है, ये स्थिरांक है। हाफ, पाई, ये क्या स्थिरांक है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनका मान फिक्स होता है वो क्या होते हैं? स्थिरांक होते हैं। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ग्रेविटेशन के बारे में ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल जी। कैपिटल जी। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप आगे ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, F बराबर में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब एक चीज समझना जी, हमने एक बात की थी स्टार्टिंग में, ग्रेविटेशन है वो मास पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशन क्या है? मास पे डिपेंड करता है। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, जैसे आप 10th में ओम्स लॉ पढ़ के आए हो, उसी टाइप में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो जी की वैल्यू मतलब एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो हमने 10th में ओम्स लॉ में पढ़ा था। तो हम बोलेंगे एफ आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल्स टू क्या आएगा? कैपिटल जी। फोर्स की यूनिट हमने कल निकाली थी, क्या थी? अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको याद करें। F बराबर में ma, मैं लिखवा देता हूं। इसके लिए क्या बोलेंगे? r स्क्वायर, मतलब लेंथ है, ये क्या है? इसको m1 m2 m का स्क्वायर भी बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहो तो। m की यूनिट क्या थी? m1। a के लिए क्या था? L1 t माइनस 2। a का था वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो कितने समय होगी? 2 समय होगी। समय कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। इसका r डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए क्या बोलेंगे? स्क्वायर है तो l स्क्वायर, अपॉन में मास के लिए क्या आएगा? m स्क्वायर। m स्क्वायर के लिए हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम m स्क्वायर। समझ आई बात? तो अब देखो क्या होगा, m 1 है यहाँ पे, l कितने हो गए? 3 हो गए, t कितने हो गए? -2, और ये ऊपर आके क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? m -1 l 3 t-2। ये क्या बन जाएगा? m बेस सेम है तो पावर आधार समान है, तो पावर को क्या कर दिया हमने? घातों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। m की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस 1, तो -1, l की वैल्यू 3, t की वैल्यू -2। ये -1 है, इसको दोनों समझ लेना। m -1, l की 3, t की -2। अब देखो एक बात समझना, g की वैल्यू हमने जो फाइंड करी है, मतलब हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो फाइंड किया है, उसके लिए हमने क्या बोला है? इसकी एसआई यूनिट भी फाइंड करनी है। अब एसआई यूनिट के लिए आप एक चीज नोट करना कि आपको एसआई यूनिट तब फाइंड करोगे जैसे जैसे आपको छोटी छोटी क्वांटिटी, आपको बेसिक क्वांटिटी याद होंगी। बेसिक क्वांटिटी का मेरा मतलब, कहने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला फोर्स के लिए क्या बोलते हैं अपने सर? न्यूटन बोलते हैं। आर के लिए क्या बोलते हैं? दूरी, डिस्टेंस के लिए क्या बोलते हैं? मीटर स्क्वायर, अपॉन द्रव्यमान के लिए क्या बोलते हैं? किलोग्राम का स्क्वायर। ऐसा यूनिट हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हमने एमकेएस के अनुसार फॉलो किया था। तो अब देखो कैसे निकाला मैंने। एफ की वैल्यू क्या निकाली? न्यूटन। आर की वैल्यू क्या निकाली? मीटर स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या निकाली? किलोग्राम। इस एम की क्या निकाली? किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या बन गई इसकी? ऐसा यूनिट क्या बन गई? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला? ग्रेविटेशन कांस्टेंट का एमएलटी निकाली और उसकी एसआई यूनिट निकाली। समझ आ गया? इसको इरेज कर रहा हूं। ये कंटेंट हमने आज पढ़ना है, इसलिए इसको इरेज नहीं कर रहा। हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकाल दिया, इसको हम इरेज कर सकते हैं। लो जी,
इम्पल्स, इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग, इसको बोलते हैं F डॉट टी, मतलब F फोर्स मतलब बल इंटू समय। तो बल के लिए अभी जस्ट 1 मिनट पहले निकालते आए हैं, वापस से लिख देते हैं ma। टी के लिए क्या है, टी के लिए टी लिखेंगे, m के लिए क्या आएगा m1 l1 t माइनस 2, टी के लिए क्या आएगा t1। अब बिल्कुल आसान बन जाएगा m1 l1 t माइनस 1। वापिस समझेंगे, f के लिए क्या बोला मास इंटू एक्सेलरेशन, टाइम के लिए टाइम, m की वैल्यू m1, इसके लिए क्या बोलेंगे l1 t माइनस 2 t1। तो t कितने हो गए, -2 में से 1 गया तो -1 रह गया, m1 का m1 l1 का l1। ये क्या आ गया, इसकी डायमेंशन आ गई, विमा आ गई। अब इसका हम बताएंगे, क्या बताएंगे सर, एसआई मात्रक बताएंगे। एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, किसकी, इम्पल्स की, आवेग की। एफ का क्या आगा, न्यूटन, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। कैसे, फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू न्यूटन है और टाइम की वैल्यू क्या है, सेकेंड है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड क्या आ गया, इसकी एसआई यूनिट आ गई। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी डेफिनेशन आपको फाइंड करनी हो या डेफिनेशन आपको नहीं आ रही हो, पेपर में भूल जाओ या आपको फॉर्मूला याद हो, तो आप याद रखना कि कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, वो उसका क्या बन जाएगा, वो आवेग बन जाएगा। तो आप इसको याद रखना, कितना फोर्स कितने टाइम के लिए लग रहा है, वो उसका क्या बन जाएगा, उसका डेफिनेशन बन जाएगा, मतलब उसका फॉर्मूला जो है वो आप बता देगा। ऐसा यूनिट क्या बन गई, न्यूटन इंटू सेकेंड। इंटू सेकेंड क्यों है, क्योंकि एफ इसके मल्टीप्लाई में है। तो ये दोनों भी आपने देख लिए, इंपल्स भी हो चुका है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, तनाव हम बोलते हैं, वैसा टेंशन होता है तनाव, पर बोलते हैं ना हमारे दिमाग में बहुत स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस आ रहा है तो मतलब किसी बोझ के कारण स्ट्रेस आएगा। तो बोझ क्या होता है, बोझ होता है बल, और किसी एरिया पे, हमारा सिर भी क्या है, एक एरिया है, तो सिर का एरिया है, तो इस एरिया पे हमारे बोझ आ रहा है, तो हमने क्या बोला, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब किसी एरिया पे अगर फोर्स लगा देंगे तो वहां पे क्या लग जाएगा, स्ट्रेस लग जाएगा। वापिस वही चीज एम ए लिखेंगे तो m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया के लिए बहुत फेमिलियर है इससे, तो ये तो घर जैसा है, तो l स्क्वायर लिख देंगे, l इंटू एल, तो क्या लिखेंगे m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या है, इसकी डायमेंशन, विमा इसकी m1 l माइनस 1 t माइनस 2। ये क्या हो गया, स्ट्रेस का हो गया। अब फोर्स के लिए क्या बोलोगे, फोर्स के लिए बोलोगे न्यूटन, और एरिया के लिए लेंथ इंटू लेंथ अपॉन मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर क्या बन गया, इसका एसआई यूनिट बन गया। बिल्कुल सिंपल है। अभी आपको थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने ये करे नहीं। आप जैसे ही करना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे ये बहुत इजी है, और आप खुद से खुद करना स्टार्ट कर दोगे। अगला करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ जी, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब एक चीज देखो, डायमेंशन अपॉन डायमेंशन, विमा अपॉन विमा कट, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, m0 l0 t0। मतलब इसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो विमाहीन राशि, इंग्लिश में बोलेंगे तो डायमेंशन लेस। वापिस समझो, 2/2 क्या होता है, 2/2 क्या होता है, 1 तो होता है। तो डायमेंशन लेस इसलिए बोला है क्योंकि जो ऊपर वाले की आएगी वो नीचे वाले की आएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये हमारा क्या है, स्ट्रेन की है। और इसके बाद इलास्टिसिटी भी छोड़ रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आप जो स्ट्रेस की है वो इसकी आ जाएगी। तो होप, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गए होंगे। इलास्टिसिटी वापस बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला लिखा देता हूं। इलास्टिसिटी बराबर में क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब इसकी वैल्यू तो हमने एक मान ही लिया, इसको तो कुछ बोल ही ले। अब जो स्ट्रेस की यूनिट आई है, फोर्स अपॉन एरिया, वो इसकी आ जाएगी। तो ये आप एक बार फिर ट्राई करना। और आपकी 11th की बुक में यूनिट एंड मेजरमेंट का एक चार्ट दिया हुआ है, जो अपने आगे भी करेंगे, मतलब आगे चैप्टर में जितनी बार आएंगे उसके बराबर में हम उसकी विमाएं, उसके डायमेंशन, उसके मात्रा, सब कुछ बराबर में लिखते रहेंगे। एक बार आपके प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने क्वेश्चंस दिए थे जो आपने किए होंगे, ये मैं मानता हूं। और अब जो आते रहेंगे हम साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि आगे की क्लासों में आगे के टॉपिक भी पढ़े हैं, तो उसको बराबर में कवर करते रहेंगे। तो अगला टॉपिक डायमेंशंस पे ही है, पर डायमेंशन के रिगार्डिंग क्या है वो चेक करते हैं। वो है यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। अब
अभी जो हमारे चैप्टर आगे स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब हमारे अभी आगे जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें आपको पेन कॉपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो पेन कॉपी जरूर लें, ताकि आप साथ साथ में उसको कवर करें और साथ साथ में उतारते रहें। और बेस्ट चीज ये होती है, अगर आप क्लास के नोट्स बना रहे हो तो क्लास के नोट्स में आपको लास्ट टाइम में आपको सिर्फ एक बार रीडिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस लेक्चर को लेट तक देखते रहोगे या लेट तक बाद में देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और लेक्चर को बिल्कुल सीक्वेंस में देखें, ताकि आपको बेसिक से पूरा अब तक नॉलेज जाए। और आपको पता है कि कल डायमेंशन हुई थी, तो आज डायमेंशन पे कुछ काम कर रहे हैं, उसके एडवांटेज देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो उसी तरह से जैसे हम फोर्स को नहीं जानते तो फोर्स के फॉर्मूले को भी जानना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा फोर्स क्या होता है। अगर उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। और उसके साथ साथ हमें कुछ न्यूमेरिकल, अभी के लिए कुछ न्यूमेरिकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके साथ आपको कुछ करोगे तो वो चीजें आपको समझ आ जाएंगी। और संडे को हम इस चैप्टर के लिए अगर कवर होता है तो इस चैप्टर को हम कवर करते हैं, तो हम इसके लिए एक लंबी क्लास रखेंगे जिसमें हम सभी टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। और एक आपको होपफुली, आपको उम्मीद करता हूं कि एक शीट दूंगा और आप उसको पूरी करके दिखाओगे, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो डाउट आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम लिंक में या इंस्टाग्राम पे जैसे आप भेजना चाहो भेज सकेंगे और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। कल हमने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे उसके उपयोग। अब उसके उपयोग क्या है, सबसे पहले एक चीज चेक करते हैं। जैसे हमने बोला कि किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो वो किन चीजों के बीच मिलकर बनी है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, एरिया। तो एरिया के अंदर उसकी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी, उसमें बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज थी लेंथ। तो हमने क्या किया, हमने लेंथ इंटू लेंथ कर दिया, वो उसकी क्या होगी, वो उसकी क्या होगी, बेसिक क्वांटिटी होगी। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी, बिल्कुल सर बेसिक क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। बेसिक क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है मतलब उसकी जो मूल राशियां होती हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप हिंदी का इस्तेमाल किया करें ताकि हम भी देख सकें, तो हिंदी का भी साथ साथ यूज करूंगा, हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा ताकि उनको भी इस लेक्चर का फायदा मिल सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी, इन्वॉल्वमेंट बेसिक क्वांटिटी का मतलब हो गया कि मूल राशियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मूल राशियों का इस्तेमाल ऐसे किया जाएगा कि जैसे बोला गया फोर्स, फोर्स के लिए हमने क्या बोला, एम ए। सर ए तो हमने पढ़ा ही नहीं, ए नहीं पढ़ा, ए के आगे देखो, ए को आगे काटो, ए को आगे काटा तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितने हो गए, दो बार, टाइम भी पढ़ा था, दूरी भी पढ़ा है, मतलब दूरी किस में होगी, लेंथ में होगी, मास किस में होगा, बेसिक फॉर्मूला में होगा। तो मतलब जो भी क्वांटिटी हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, वो बेसिक क्वांटिटी से मेजर करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सर हुआ। इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ, बेसिक क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ बेसिक क्वांटिटी, ये हमारे यूजेस में आएगा, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में क्या ले रहे हैं। Which quantity is directly which affect inversely। अब देखो एक बात समझो, ऐसी चीजें जो डायरेक्ट उस पे यूज होती हैं और एक अपॉन में यूज होती हैं। वापस बात करते हैं, एक डायरेक्ट यूज होते हैं और एक अपॉन में यूज होते हैं। जैसे अभी 2 मिनट पहले हमने फॉर्मूला किया F बराबर में G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब F देखो, मैंने बोला किसी भी चीज, कोई भी क्वांटिटी, उसका मास कंजर्व हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब मास स्थिर हो सकता है नहीं हो सकता, सर हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बोला सर 5 किलो की चीनी है, घर आते थे 5 किलो की 10 किलो तो होने से नहीं, वो 5 किलो की रहेगी। तो मास क्या हो गया, स्थिर हो गया। पहला मास स्थिर, दूसरा मास स्थिर, 2 मास स्थिर हो गए। जी की वैल्यू, जी वैसे ही कांस्टेंट है, मतलब पहले बोला था जी क्या है, स्थिरांक है, हिंदी में बोले तो स्थिरांक है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, मतलब अगर फोर्स को बढ़ाएंगे तो दूरी का मान क्या होगा, कम होगा। अब सर दूरी का मान ये कैसे हमने प्रूव किया, मतलब हमने बोला कि इन्वर्सली में है तो मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जो चीज अपॉन में होगी, जैसे मैंने बोला F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब इस चीज को आप बढ़ाओगे, मतलब बल को बढ़ाओगे तो दूरी के लिए क्या बोलेंगे, दूरी की कमी आएगी। अब बल को बढ़ाओगे, दूरी में कमी कैसे आएगी, एग्जाम्पल बताओ सर। दूरी में ऐसे कमी आएगी कि जैसे मैंने बोला मैं 1 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं 20 मिनट में। वापस बोल रहा हूं, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं 20 मिनट में। कब, जब मेरे बाइक की स्पीड
40 किलोमीटर पर आवर थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी। वर्ड्स को देखना, 40 किलोमीटर पर आवर आगे भी यूज आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने स्पीड बढ़ा दी, किसकी, फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स को बढ़ा दिया तो दूरी को मैंने क्या किया, कम समय में पार कर लिया। क्या कर लिया, कम समय में पार कर लिया। जैसे अगर मैं 60 की स्पीड करूंगा तो मैं वो 20 मिनट, क्या पता मेरे को 15 मिनट में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर मेरी स्पीड 40 रही तो वो 20 के 20 रह सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं जो इन्वर्सली में होती है, तो अगर ऊपर वाले को बढ़ाओगे तो नीचे वाली घटेगी और नीचे वाले को बढ़ाओगे तो ऊपर वाली घट जाएगी। तो मतलब इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली विच इफेक्ट इन्वर्सली, मतलब जो राशियां डायरेक्टली होती हैं, मतलब डायरेक्टली मतलब सीधा होती है, जैसे F m1 m2। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कि जो चीजें कांस्टेंट है उनके लिए हम नहीं बोल सकते, जो चीजें स्थिर है उनके लिए बात नहीं करेंगे। मतलब इसके साथ जो प्रोपोर्शनल में आएंगी वो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ऊपर नीचे वाला ये तो वैल्यू की बात होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे तो मतलब जो क्वांटिटी डायरेक्टली बात करेगी वो तो पॉजिटिव होगी, जो इनवर्सली में बात करेगी वो नेगेटिव होगी। इसकी फॉर्म में देखो कैसे बोलेंगे, इसकी फॉर्म में कैसे बोलेंगे, चेक करते हैं। जैसे बोला वेलोसिटी, इसको बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या बोलेंगे, L1, टाइम के लिए क्या बोलेंगे, T1। अब ये देखो ये वेलोसिटी के क्या है, इनवर्सली में है, वेलोसिटी के क्या है, इनवर्सली में है, मतलब इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या होगा, L1 T -1, T -1। अब मैंने क्या बोला, जो इनवर्सली में होगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जो डायरेक्टली में होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो दो चीजें ध्यान रखना कि क्वांटिटी में अगर इनवर्सली में होता है तो इनवर्सली वाली नीचे वाली चीज को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाली चीज की वैल्यू कम होगी, और नीचे वाली चीज की वैल्यू कम करेंगे तो ऊपर वाली चीज की वैल्यू बढ़ेगी। ये दो चीजें आप बिल्कुल ध्यान रखना, ये आपको आगे फर्दर बहुत काम आएगी। अब देखो विच क्वांटिटी इज डायरेक्टली विच इफेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट होगा वो पॉजिटिव। अब इसके डायरेक्ट था तो ये क्या है, लेंथ पॉजिटिव आई, और ये इसके बटा में था तो ये क्या आई, नेगेटिव आई। ये बात समझ आ गई। अब थर्ड, विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव बाय सीइंग द पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने देखो क्या बात की थी, हमने एक बात की थी, वो बात ये थी, सारे एग्जांपल फोर्स पे लेंगे ताकि आपको बेसिक से पता लग जाए फोर्स है क्या। सारे एग्जांपल फोर्स पे लेंगे ताकि आपको पता लग जाए फोर्स है क्या। अब देखो फोर्स की यूनिट क्या थी, m1 L1 T -2। समझ आ गई बात, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे F बराबर में m1 L1 T -2। समझ आ गई बात। अब देखो फोर्स की ऊपर एक हम ऐसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 1 आएगा। अब देखो मैंने फोर्स को तीन गुना कर दिया, फोर्स को मैंने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो ये ट्रिपल टाइम हो गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 गुना हो गया। यहां पे मैंने टाइम को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, 6 गुना हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए विच क्वांटिटी इज मोर इफेक्टिव बाय सीइंग द पावर, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा अपनी इफेक्टिविटी शो करेगा। मतलब मानो अगर L की पावर 4 आ जाती है, फोर्स को हमने 3 गुना बढ़ा दिया और उसकी लंबाई को भी 3 गुना बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 गुना हो जाएगा, और ये कितना होगा, सिर्फ 3 गुना हो जाएगा। वापिस समझो, जैसे मैंने बोला किसी भी चीज को फोर्स है और लेंथ है, इसको मैं लेंथ की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसको 3 गुना बढ़ा दिया, इसको भी 3 गुना बढ़ा दिया, तो क्या आएगा, F की क्यूब, ये कितना आएगा, L की 6, क्योंकि इसकी 2 पावर पहले पड़ी है। मतलब ये एक आदमी है, ये 2 आदमी है, इस आदमी ने 1 ईंट उठाई, पर ये आदमी कितनी ईंटें उठाएगा, 2 ईंटें, क्योंकि इसके पास कितने आदमी खड़े हैं, इसके पास 2 आदमी खड़े हैं। तो जो पावर होती है, पावर के अंदर भी वो क्या करता है, उसको इफेक्ट करता है कि पावर कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो हम यहाँ आगे 4, 5, 6, 7, 8 जितनी हम एक मान लेते हैं, वो पावर हम पढ़ेंगे या हमें बताएगा कि वो कितना इफेक्ट डालता है। ये होगा इसके यूजेस जो आपको समझ आ चुके होंगे। इसको मैं मिटाता हूं एक बार।
हाँ जी, चेक करते हैं जी। ये एप्लीकेशंस है, इस तीनों एप्लीकेशन को हमने पढ़ना पड़ेगा और तीनों एप्लीकेशन को हम प्रूव भी करेंगे ये एप्लीकेशन किस बेस पे काम करती है। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट, इसकी पहले थ्योरी को समझेंगे। टू कन्वर्ट मतलब उसको बदलना यूनिट्स को। जैसे माना मैंने सीजीएस को एसआई में बदल दिया, एसआई को सीजीएफ में बदल दिया और एसआई को सीजीएस में बदल दिया, एफपीएस में बदल दिया। मतलब इन यूनिट्स को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। या कन्वर्ट्स इनटू वन यूनिट टू अनदर, मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलना। सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन, उसकी सही चीज कितनी है उसमें, मतलब हम बोले उस वो चीज कितनी करेक्ट है। जैसे हमने बोल दिया सर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, कैसे, क्योंकि ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये क्या होगी स्थितिज ऊर्जा। सर दोनों की एनर्जी है तो दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, कैसी होती हैं, ऐसे होगी जब इसकी हम दोनों की क्या करेंगे, वैल्यू को बराबर प्रूव करेंगे, डायमेंशंस को बराबर प्रूव करेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल होमोजेनिटी, मतलब समानता। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, समानता। दोनों की वैल्यू LHS और RHS दोनों को हमने क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तो हमें पता लगेगा कि इसकी डायमेंशंस क्या है, करेक्ट है। डायमेंशन क्या है, बिल्कुल समान है, समानता बिल्कुल समान है। जैसे मैंने बोल दिया M0 L0 T1 इक्वल टू M0 L0 T1, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो ही हमारी करेक्टनेस समझ आएगी हमें, मतलब तो ही पता लगेगा वो करेक्ट है चीज। थर्ड है टू डराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें दो अलग अलग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी बीच में रिलेशनशिप मेंटेन करना है, उसको लिए हमें ड्राइव करना है। मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसे बोल दिया, उनके बीच में क्या हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन तो हम बता देंगे, जैसे हम किसी भी टाइप के एग्जांपल ले लेंगे, एनर्जी के टाइप में ले लेंगे, फोर्स के टाइप में ले लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी एनर्जी के साथ ले लेंगे, उसका रिलेशन उसके साथ बताना है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी के साथ, और अलग अलग के लिए। मतलब टू डराइव हमें बताना पड़ेगा ए रिलेशनशिप उनके बीच में, बिटवीन डिफरेंट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का हम जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो आप भी पढ़ चुके हैं, वो किस टाइप में किस पे डिपेंड करती थी, फंडामेंटल और ड्राइव के बीच में, वो उसमें क्या थर्ड को हम प्रूव करेंगे। एक्चुअली हमने पहले सिर्फ देखा था कि ये कैसे चलता है, अब हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले वाले को एप्लीकेशन को देखते हैं, वो क्या है, टू कन्वर्ट यूनिट्स या कन्वर्ट्स इनटू वन यूनिट टू अनदर। वापस बोल रहा हूं, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज कॉपी पेन लेके देखिए, क्योंकि अभी इसके बेस पे क्वेश्चन भी होंगे और इसको समझाऊंगा मैं कैसे करते हैं। वापस कन्वर्ट्स इनटू वन यूनिट टू अनदर। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये आपके क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे अभी, मतलब ये वाले देखेंगे, ये बाद में देखेंगे। हाँ चलो जी, Q इक्वल्स टू होता है, Q इक्वल्स टू होता है NU, Q इक्वल्स टू होता है NU। Q क्या है, Q है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, N नंबर, U यूनिट। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी के इसमें हम इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा इसलिए बोला कि हमने बोला कि अगर मान लो हमें बोला जाए कि किसी भी CGS को SI में कन्वर्ट करो, किसी भी CGS को SI में कन्वर्ट करो, या किसी भी SI को CGS में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब MKS में कन्वर्ट करो, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम बोलेंगे कि N1 U1 और N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, N1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, N1 U1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, M1 L1 T1, N2 M2
L2 T2। अब जैसे मानो हमने जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा था कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई यूनिट कवर करते हैं। अब इसके ऊपर यूनिट कवर करेंगे, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी सी। सर आपने ए बी सी सेम क्यों रखा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ए बी सी सेम इसलिए रखा है ताकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सर 5 किलो बराबर में 4 मीटर या 4 मीटर बराबर में 6 सेकंड। कैसे सर, ये बराबर कैसे हो सकते हैं? ये बराबर नहीं हो सकते। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि लेंथ मास टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी हम अलग पढ़ के आ चुके हैं, जिनको हमने बोला था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो साइंटिस्ट ने बिल्कुल अलग रखी हैं। तो आप बोल सकते हो क्या सर आप 5 किलो किताबें ले लो और हमें 5 मीटर कपड़ा दे दो, नहीं। तो सर बोलेंगे नहीं, ये क्वांटिटी मेजर नहीं करती, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे, मतलब सीजीएस को एसआई में, एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे ताकि आपको एप्लीकेशन समझ आए ये चीज है क्या। अब एक चीज, उससे पहले एक चीज नोट कर लेना, 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं, जिसमें से हमें 3 क्वांटिटीज गिवन होगी, मतलब 3 गिवन होगी, 1 2 3 एंड 4 हमें 3 गिवन होगी और एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, या 3 थर्ड की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब दोनों में से एक चीज गिवन, तीनों चीज गिवन होगी और एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, करेक्ट। अब सुनो, एक चीज समझना, टर्म्स की बात कर रहा हूं, v बराबर में u प्लस AT। तो आप एक चीज ध्यान रखना, थोड़ी सिंपल सी चीज है, वैसे बेसिक चीज है, पर फिर भी मैं बता देता हूं। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये भी एक टर्म होगी और ये भी एक टर्म होगी। ऐसा नहीं बोलोगे कि a अलग टर्म है और t अलग टर्म है, बोलने में अलग टर्म है, पर अगर बात करते हैं तो AT इकट्ठा लेते हैं, AT इकट्ठा लेते हैं। तो इसमें कितनी टर्म होगी टोटल, 1 2 और 3, 1 2 और 3 टर्म हो चुकी हैं, समझ आ गई। अब बिना टाइम वेस्ट किए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इन चीजों पे समझ आ सके। वापस बोलता हूं, अगर मास लेंगे तो मास से डिवाइड होगा, लेंथ से डिवाइड होगी, टाइम से डिवाइड होगा, समझ आई। मास से डिवाइड होगा, लेंथ से डिवाइड होगी, टाइम से डिवाइड होगा। ऐसे नहीं करोगी, मास की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, अभी लेंथ से काट देते हैं। अभी जस्ट पहले बताया 5 किलो 5 मीटर के बराबर नहीं हो सकता, फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप पिछले लेक्चर क्लियर कर लो, ताकि आपसे वो क्लियर हो जाए। N1U1 इक्वल्स टू N2U2 हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। N1U1 इक्वल्स टू N2U2, इसके लिए हम यूनिट्स देखेंगे, MLT में डायमेंशंस कवर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, चेक करना, एक आपके लिए लिखा है, एक मैंने खुद करा के दिखाऊंगा आपको। कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स टू सीजीएस सिस्टम। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम पिछले लेक्चर जो पढ़ चुके हैं। एसआई सिस्टम में क्या आता है, एमकेएस की बात करते हैं, इसमें क्या आता है, सीजीएस की बात करते हैं, सेंटीग्राम ग्राम और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। आपको पता होना चाहिए फोर्स की यूनिट मैंने आपको कल न्यूटन दिखाई थी, फोर्स की यूनिट मैंने कल न्यूटन दिखाई थी। अब एक चीज तो स्ट्राइक करके दिमाग में कि अगर फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखाई थी तो दोनों साइड फोर्स की बात करेंगे, तो हाँ सर फोर्स की बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम बिना टाइम वेस्ट किए एक चीज देखते हैं कि अगर N1U1 इक्वल्स टू N2U2, और अब देखो आप बोलते हो ना सर चैन रूल कैसे बोलते हो हर चीज में आप, वो ऐसे बोलता हूं। N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 न्यूटन, तो इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1। अब M1A, L1B और MLT1C, समझ आई बात। सेकंड N2, M2, L2, T2, ABC। अब देखो आपको बात क्या की मैंने, सर फोर्स की बात की है। अब जिन जनों को फोर्स की यूनिट डायमेंशन नहीं पता होगी वो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, और इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो डायमेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा M1 L1T - 2। वापिस एक बार सिखा देता हूं, अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा मेरे पर, तो ये देखो M की वैल्यू M1, A के लिए क्या होगा L1T - 2, सेम यही आएगी। तो मैंने सिखा रहा हूं तो आप सीखो इसको और आप भी याद करो इसको। चेक करते हैं जी, 1 M कितना 1
L1 T माइनस 2, N2 M1 L1 T माइनस 2। मतलब हमें सीजीएस सिस्टम में पता करना है। तो अब देखो, सॉरी, मास क्या होता है 1 किलोग्राम, लेंथ क्या होती है 1 मीटर, टाइम क्या होता है 1 सेकेंड, इसकी पावर कितनी है -2। आओ N2 M1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड की -2। अब एक चीज ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो है 1 किलोग्राम और 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड, तो ये दोनों सेम है, तो इनको काट सकते हो आप। अभी आप नहीं काट रहा इसलिए क्योंकि अभी आपका फ्लो नहीं बना क्वेश्चंस करने में, इसलिए आपको बिल्कुल तरीके से समझते रहो आराम से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये क्वेश्चन आप उतार लेना, स्क्रीन पे है। अब देखो, इसको देखो, अब क्या करेंगे, N2 को इधर रखेंगे, N2 को इधर पड़ा रहने देंगे, N2 को इधर पड़ा रहने देंगे, इसको लेके आते हैं 1 किलोग्राम के नीचे हम क्या रहेंगे 1 ग्राम, 1 मीटर के नीचे हम क्या रखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड के नीचे क्या रखेंगे 1 सेकंड की पावर -2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर भी 1। ये पावर लगानी मत बोलना आप, मैंने 1 के चक्कर में ये लगाई थी। ये तो कट गया जी। अब हमारा मेन चक्कर यहां पड़ेगा, वो चक्कर क्या है इसको बता देता हूं आपको, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को क्या लग सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 1 ग्राम एक ही बात है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 मीटर, ये कितना आएगा सेंटीमीटर, वो हमने काट ही दिया, पावर दोनों की एक है। ये हो गया 1000 ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू 100, कितनी होगी 3 और 2 10⁵। अब न्यूटन को जब चेंज करते हैं तो 10⁵ डाइन बोलते हैं। मतलब अगर न्यूटन को चेंज करते हैं, मतलब एसआई यूनिट को सीजीएस में चेंज करते हैं, यहाँ पे न्यूटन है तो न्यूटन को सीजीएस में क्या बोलते हैं डाइन। मतलब अगर सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें फोर्स को क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, फोर्स को क्या बोलते हैं डाइन बोलते हैं, डाइन DYNE। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाइन ही बोलते हैं, हिंदी में लिखोगे तो उसको डाइन ऐसे लिखेंगे, और उसको जो हमारा न्यूटन है उसको भी हम न्यूटन ही बोलते हैं हिंदी में। तो ये कितनी वैल्यू आई 10⁵। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ टाइम, 10⁵ टाइम, 10⁵ टाइम। ये आपको क्वांटिटी न्यूमेरिकल में इतनी ज्यादा यूज होगी कि आप कहोगे सर सीरियसली ये बहुत यूज हो रही है। तो आपको ये वैल्यू याद करनी है वर्बली, और ये भी वर्बली इसलिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें 10⁵ डाइन याद रखनी है। ये आप उतार लेना, मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूं ताकि आप कर सको। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड, मतलब किलोमीटर पर आर क्या है एसआई, मीटर पर सेकेंड क्या है क्या है, आप चेक करते हैं इसको कैसे है क्या। ये क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा आपको सेकंड वाला, इसकी सिर्फ हिंट दूंगा और वो थोड़ी सी फास्ट बताता हूं मैं आपको। MLT ABC 111 N2 M2 MA2 L2 B और T2C। अब देखो, हाँ सही T2C। अब देखो किलोमीटर पर आ रहा है, अब आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपना जो आपका कॉमन सेंस है वो भी वर्क करना। किलोमीटर के साथ हमेशा आर आएगा, ये मत करना किलोमीटर के साथ आप सेकंड लगा दो, आपने 10 सेकंड में 1 किलोमीटर कवर कर लिया, नहीं। किलोमीटर के साथ क्या आएगा आर आएगा, मतलब किलोमीटर पर घंटा हिंदी में बोले तो, और मीटर पर सेकंड ये बोलेंगे। अब आपका काम क्या है, एक वैल्यू n1 की वैल्यू 1 होगी। अब m1 की वैल्यू क्या है, n1 की वैल्यू क्या है, मास में दिया नहीं तो मास की वैल्यू 0 मानेंगे। किलोमीटर में क्या है, किलोमीटर किसकी यूनिट है लेंथ की है, तो मतलब m1 की वैल्यू क्या मान लें हम 0। अब सबसे पहले इसको छोड़ो, सबसे पहले आप देखो कि यूनिट किसके लिए लेंगे, यूनिट क्या है किलोमीटर पर आर है, तो किलोमीटर पर आर किस में आती है वेलोसिटी में आती है। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट चेक करना, वेलोसिटी की यूनिट क्या आती है
और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी बटा समय, तो L1 t-1 ये होती है L1 t-1। तो दोनों इसमें देखो मास का तो वैल्यू का काम ही नहीं है, तो मास को तो हटा ही दो, हमारे लिए एक क्वांटिटी तो खत्म ही होगी। जैसे पिछले में टाइम हटा दिया था, इसमें मास खत्म हो गया। N1 की वैल्यू कितनी होगी 1, N1 की वैल्यू 1। अब L1 b t1 c, इसमें क्या आएगा N2 L2 b T2 C। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपने L1 की वैल्यू किलोमीटर में है तो किलोमीटर में, और टाइम R में है तो R में पुट कर दो। L2 की वैल्यू मीटर पर सेकंड में तो मीटर, और टाइम की वैल्यू सेकंड में। अब सबसे अच्छी बात क्या होगी, R और सेकंड, मीटर और किलोमीटर, ये आएगा। इसका मैं आंसर बता देता हूं क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। आप इसको घर जाके करके देखना, इसको आगे इसके आगे करके देखना, अगर नहीं आता तो कल मैं आपको इसका ये क्वेश्चन करवा दूंगा। अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, आप जो अभी लेक्चर देख रहे हो इस लेक्चर को पूरा देखे करो, ताकि आपको एक एक चीज पता लगे, क्योंकि जो भी चीजें बोली जाती हैं यहाँ पर बोर्ड पर, वो एक एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप लास्ट ये वाला लेक्चर पढ़ लेना, और इसे लास्ट वाले लेक्चर नहीं पढ़ना, तो आपको क्या पता नहीं लगेगा मैंने क्या पढ़ा दिया। तो आप 11th का अगर आपको बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक से मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उसको देखना स्टार्ट करें, और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उसको शेयर करें, और ताकि उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। ये आपकी एक ड्यूटी है, ये मॉरल ड्यूटी है, मेरे को ये बारी बारी बात कहनी ना पड़े। तो प्लीज़ आपको इसको आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हो इस वीडियो से गेन किया करो, और आपकी जो बुक्स हैं, जो भी आप बुक्स यूज़ करते हो, उसको आप प्रॉपर इसके पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ोगे, लाइक थ्योरी के लिए पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल सही समझोगे उसको। तो आप मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं नोट्स पूरे कवर करवा देता हूँ, अब थोड़े टाइम में मैं PDF भी अवेलेबल करवाना स्टार्ट कर दूंगा, और आपको संडे को मोस्ट प्रोबेबली अगर चैप्टर पूरा हो जाता है तो हम एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, और सब टॉपिक्स के बेस पे टॉपिक पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और उसका जो टॉपिक्स करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे उसका क्या करेंगे, हम आपको एक PDF फोल्डर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इसके बाद भी इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं नीचे लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें आप ऐड हो जाएं और आप बिल्कुल आराम से हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको कोई किसी भी टाइप से प्रॉब्लम ना आए। तो आज वाला लेक्चर होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। पसंद आने से ज़्यादा समझ आना ज़रूरी है, तो आप उसको समझना और करना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताना और उनको शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।